असलम सर, तो आज हम करने वाले क्लास 9 बुक 6 का चैप्टर नंबर 5 पोर्शन बी है हमारे पास। चैप्टर का नाम हमारे पास है डायनामिक्स और आगे टॉपिक हमारे पास है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कि हमारे पास जो फोर्सेस है नेचर की बुनियाद पर कितनी किस्म की हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो तो हमारे पास 5 हैं, ठीक है, जिनको बाद में जो है यूनिफिकेशन की गई डिफरेंट की, ठीक है, उनको कंबाइन किया गया। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जनरल हम पढ़ेंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ह्यूमन ऑलवेज हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस, कि जो इंसान है शुरू से जो है वो चीज़ों के बारे में जो है वो जांच पड़ताल करता है, ठीक है, उनको जानने के बारे में जो है बहुत ज़्यादा उकताव हुआ है, ठीक है। ही वांट टू अंडरस्टैंड द बिग कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स इन सिंपल वे, और वो हमेशा से जो है ये जो बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, आपका कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स है, कायनात जो है, इसके बारे में जो है जानने की कोशिश करता है सादा वे में, यानी हर चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर क्या फिनोमेना हो रहे हैं। जस्ट लाइक अ फीमेल इमेजिन स्मॉलर व्हील इनसाइड अ बिगर व्हील, जैसे कि जो फीमेल है, ये कहावत एक्चुअली में फीमेल की कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी थी, एक सेंटेंस था जिसमें जुमला बोला था कि इमेजिन स्मॉलर व्हील इनसाइड अ बिगर व्हील, कि वो चाहता था कि मैं जो 100 दिन के अंदर जो है वो फिजिक्स की अगले अगले आने वाले 100 दिनों में मैं फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखूंगा, ठीक है। मतलब वो हर दिन जो पढ़ता था फिजिक्स के बारे में जान लेता था, तो कहता था कि अब अगले और 100 दिन में मैं और ज़्यादा सीखूंगा। तो फिर अगला दिन गुजरता था, फिर वो कहता था कि अब मैंने और सीख लिया है, अब मैं अगले और दिनों में जो है 100 दिनों में और सीखूंगा। मतलब कि वो 100 दिन के बाद निकला था, वो एक दिन सीखने के बाद नेक्स्ट और 100 दिन गिनता था, यानी कि वो 99 के बजाय 100 ही रहने देता था, ठीक है, तो आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। इसलिए वो कहते हैं इमेजिन अ स्मॉलर व्हील इनसाइड अ बिगर व्हील, ठीक है। तो वी ट्राई टू फाइंड द बेसिक रूल हाउ एवरीथिंग वर्क, ठीक है, और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हम बेसिक से बेसिक जाने कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जो फिनोमेना हो रहा है उसको जो है हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और हमारे पास जो आज के टाइप्स में जो हमारे पास है, टुडे साइंटिस्ट वर्क अबाउट द 5 मेजर मेन फोर्सेस दैट रन द यूनिवर्स। इस टाइम जो हमारे पास दी गई जो फोर्सेस है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है वो हमारे पास 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स है, नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, नंबर 3 पे मैग्नेटिक फोर्स है, नंबर 4 पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, एंड नंबर हमारे पास 5 पर है जी वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। और हमारे पास इसमें से जो हमारे पास फ्राइडे और मैक्सवेल ने जो थी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म फोर्स को जो था वो कंबाइन किया था, जिसे नेम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। और द मोर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अबाउट द 5 प्राइमरी फोर्स जो हमारे पास वो नीचे दिया गया और हम इसको जो है वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास है ये लॉन्ग रेंज फोर्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारे पास टाइटल, ठीक है, यहाँ पे ये कीपिंग द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट्स एंड बाइंडिंग द यूनिवर्स एट अ लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल पे लाइक आपके प्लैनेट्स जो है, ठीक है, प्लैनेट्स को आपके जो स्टार्स है आपका जो यूनिवर्स है, ठीक है, माइक्रोस्कोपी लेवल पे इन तो चीज़ों को जब दो चीज़ें जो है टच में रहती है वो हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक आप देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ रहती है ड्यू टू ग्रेविटी, हम, ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स थी? ग्रेविटेशनल फोर्स थी। आपकी जो सन है और आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सन के गिर्द, ये किस वजह से कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और जो मून है वो अर्थ के गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहा है, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये सर आइजैक न्यूटन जो था इसे जो था इस पर वर्क किया था और इसका फार्मूला दिया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का, जिसे हम जो है लास्ट टॉपिक में पढ़ा था उसके अंदर डिटेल से हमने डिस्कस किया था, जिसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज का, यानी जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है जी स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इन मैसेज के, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी होती है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि देखो हमारी जो अर्थ है और सन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसका और हमारे पास जो है मून का जो है वो कितना है, लाइक देखा जाए तो ये मेरी अर्थ है और ये मेरा मून है। अब यहाँ पर ये यहाँ मून भी इसके ऊपर लगा रहा है, उसको लगा रही है, मून भी लगा रहा है, ठीक है। और इस टाइडल आपने देखा समुद्र के अंदर लहरें पैदा होती हैं ड्यू टू टाइडल फोर्स की वजह से होती है, यानी चांद और सूरज भी जो है वो दूसरे लाइक हमने बात की करते हैं ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना सिर्फ जो है जो लाइक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, बल्कि हमारे पास किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, ठीक है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पाई जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सिर्फ ना सिर्फ जो बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो लगाता है बल्कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर आपको मैं दिखाओ, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप जो है इसकी आपको ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर डिस्कस करते हैं लाइक दिस। अगर बात ये देखें, ये बताया मैंने डिटेल के साथ, तो देखो ये मेरे पास क्या है जी, यहाँ पर अर्थ है और ये सन है और ये मून है। तो ना सिर्फ ये मतलब कि सन सूर्य अर्थ पर लगाएगा, ठीक है, ना सिर्फ अर्थ मून पर सन अर्थ पर लगाएगा
और अर्थ मून पे लगाएगी, बल्कि मून भी अर्थ पे लगाएगा और अर्थ भी सन पे लगाएगी। ठीक है, अगर इनकी दोनों की बात करें तो इनका इंटरेक्शन क्या है, ये भी दोनों आपस में लगाएंगे। और अगर मैं इनको इन दोनों की बात करूं तो ये भी एक दूसरे में लगाएंगे। और अगर हम तीनों की बात करें, ठीक है, इन तीनों की, तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। लेकिन हम बात करें जब इनकी बात करेंगे तो इन दोनों पर बात की जाएगी, ये दोनों लगाएंगे। जब हम दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों लगाएंगे। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो आपस में जब हम उनको जो है कंपेयर करते हैं, जब उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों आपस में जो है फोर्स लगाते हैं। इंश्योर कि हमारे पास कायनात में मौजूद जो है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपनी लिमिट में रहते हुए एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगाते हैं। और वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आई होप आपको जगह पर सेट क्लियर हो गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या चीज होती है। नंबर 2 हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है, जो हमारे पास ऐसी फोर्स जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेम चीज है। ठीक है, मतलब सेम चीज मुराद नहीं मैं कह रहा हूं वही फोर्स है, बट फोर्स डिफरेंट है। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। ठीक है, ये भी लॉन्ग रेंज होती है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, बाइंडिंग एटम्स के लिए। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उस लेवल पे जो फोर्स होती है, सेम एज इट इज कूलम में दिया था, कूलम से दिया था हमारा कि जो फोर्स होगी वो बराबर होती है के, ठीक है, Q1 Q2 और आर का के सेम एज इट इज। ठीक है, मतलब ये वो चीज कह रहा है फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। क्लियर, तो ये सेम एज इट इज फोर, बट ये क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ये कूलम में दिया था। ठीक है, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पे है। ठीक है, जिनको इंसानी आंख से हम देख सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, जिसको कंबाइंड होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब दिया था। ठीक है, वो हमारे पास क्या माइक्रो, यानी जिनसे हम इंसानी आंख से नहीं, ऐसी मतलब हमारे पास जो पार्टिकल्स वगैरह उनको स्टडी करने के लिए जो फोर्स है, उनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, एंड फाइनल स्टडी फ्रॉम द क्रिस्टल बॉडी ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, इट एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक फोर्स लाइक फ्रिक्शन एंड कोहेरेंसी। ठीक है, और ये चीजें जो बताती हैं कि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो क्लूजन हो रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। नंबर 3 हमारे पास है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होती है, ये हमारे पास वो फोर्स है जो न्यूक्लियस में मौजूद, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके जो पाई वाली फोर्स है वो हमारे पास कहलाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन is one of the fundamental force of nature. It binds protons and neutrons together within atomic nuclei, overcoming the repulsive electromagnetic forces between positively charged protons. This force mediated by particles called gluons, ठीक है, which facilitate the interaction between the quarks and the elementary consistency of the proton and neutrons. अब ये कह रही है वो फोर्स है जो हमारे पास पाई जाती है जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, और ये ओवरकम्पिंग फोर्सेस होती है। ठीक है, लाइक ये पाई जाती है किन दरमियान पाई जाती है, एक्चुअली में ये पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है। अब पार्टिकल्स हमारे पास कौन से है जो बात की जाए वो की जा रही है एलिमेंट्री पार्टिकल की। ठीक है, अब वो कौन सी चीजें हमारे पास जो हमारे पास जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो जिन चीजों से मिलकर बनता है वो हमारे पास क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म यूज करिए क्वार्क्स की। अब ये क्वार्क्स होते हैं एक्चुअली में ये हमारे पास कह लेंगे एक टाइप है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे जिससे मिलकर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किस टाइप के होते हैं, ये एक्चुअली 6 टाइप के होते हैं। मैं बात करूँ तो ये हमारे पास अप होता है, अप क्वार्क्स होते हैं, डाउन है, हमारे पास चार्म होती है, ठीक है, स्ट्रेंज है, और इसके अलावा हमारे पास है टॉप और बॉटम। ठीक है, ये 6 किस्म होती हैं और इनके साथ मिलकर जो है इनकी कम्बिनेशन था डिफरेंट क्वार्क्स है जिनसे मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बनते हैं। तो इन शॉर्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हमारे पास जो है आपके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से बेटा 2 ही पार्टिकल हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की जा रही है, उनमें पाए जाने वाले जो फोर्स है जो इनको आपस में जो अट्रैक्ट रखता है, जो पकड़े रखता है, जोड़े रखता है, वो हमारे पास कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। अब ये भी एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज है। ठीक है, जो कि शॉर्ट रेंज होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास रेडियोएक्टिव डिके, यानी कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक मास है वो 82 से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन होगा, वो हमारे पास रेडियोएक्टिव होते हैं। ठीक है, मतलब वो अपने अंदर से खुद ब खुद जो है रेडिएशन वो अनस्टेबल एक्चुअली में होते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म बताऊँ रेडियोएक्टिव क्या चीज होती है टर्मिनोलॉजी बेटे, तो रेडियोएक्टिव टर्मिनोलॉजी हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि उनका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 82 से ज्यादा हो, ठीक है, और वो अनस्टेबल होते हैं। वो कहते हैं अनस्टेबल, यानी कि वो स्टेबल नहीं होते। वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से जो है वो रेडिएशन जो है वो खारिज करती हैं, ठीक है, जिनमें अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स है और गैमा रेज होती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज को खारिज करती हैं ताकि खुद को स्टेबल कर सके, ठीक है। तो इस मामले में जो फोर्स जो है काम आती है वो हमारे पास कौन सी होती है जी? वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। इस काम करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो कौन सी है जी? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आई होप अपन सबको ये हो गया होगा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है। अब इसके बाद हमारे पास ये सिग्निफिकेंस है कुछ चीज़ की, वो हमारे पास लिखा है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अकरिंग इन 1979 व्हेन द ग्लेशियर एंड द विनबर्ग एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो वन ऑफ द हीरो ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वेयर awarded the Nobel Prize for the combining electromagnetic forces with weak nuclear forces। तो इन्होंने तीनों ने मिलके, ठीक है, मिलके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी जिसे हमारा फ्राइडे ने और मैक्सवेल ने जो कंबाइन किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन किया था, क्या बना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इन्होंने जो था, अब्दुल सलाम ने, विनबर्ग ने, ठीक है, ग्लोशियर ने, हमारे पास जो था 1979 के अंदर जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को जो था वो कंबाइन किया, इनको यूनिफिकेशन की, इनको यूनिफाइड किया और इसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया। इसको किस चीज का नाम दिया? इलेक्ट्रो वीक फोर्स का। और नो बिलीव दैट देयर इज अ थ्री बेसिक फोर्सेस इन नेचर। अब हम लोग सोचते हैं, हम जो समझते हैं वो हमारे पास क्या है? तीन फोर्स है। कौन कौन सी कही जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रो वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नीचे लिखा है साइंटिस्ट आल्सो बिलीव दैट इन द फ्यूचर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस माइट आल्सो बी कंबाइंड विद न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। वो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमारे पास जिस तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्स को हमने कंबाइन किया, इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को भी जो है कंबाइन करें, ठीक है, और एक नई जो फोर्स है वो जनरेट हो, एंड लीडिंग टू द सिंगल फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स, और इसे हम इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स का नाम दे। और इससे अगर बात करूं तो ये भी हो सकती पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है। कुछ लोग यूनिफिकेशन पे बात करें, हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का नाम देते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, आई थिंक यही चीज है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहता है कि हमारे पास कायनात में पाई जाने वाली जो चीजें हैं, जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो एक ही है, ठीक है, इस पर वर्क किया जा रहा है। और इसके ऊपर जो है मेरे क्लासमेट जो है, ठीक है, यूनिफिकेशन पे, ग्रेविटेशन यूनिफिकेशन पे वो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इन शो बात करो, इंसान जो शुरू से जद्दोजहद करता रहता है हर चीज़ के बारे में, ये चीज़ कैसे है और वो चीज़ कैसे है, ठीक है, ये फिनोमेना कैसे होते हैं, इनको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मामले चलते रहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा था जिसमें हमने देखा था हमारे पास जो नेचर ऑफ द फोर्सेस है, टाइप्स ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस वो कौन कौन सी है। हमने स्टडी किया ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टडी किया, ठीक है, और उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को। और जब देखा हमारे पास जो साइंटिस्ट है अब्दुल सलाम साहब ने और उनके साथ दूसरे साथी जो ने मिलकर जो था वर्क किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाइड किया और उसे इलेक्ट्रो वीक फोर्स का नाम दिया, ठीक है, और उनको जो था नोबेल प्राइज भी मिला। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, क्यूरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।